अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। 8 साल बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर की दरखास्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुना दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंड्स लिए हैं। पार्टी अकाउंट से मुतल्लिक बयान हलफी झूठा है। इमरान खान का जमा करवाया गया फॉर्म 1 गलत था। ममनुआ फंड्स क्यों ना जब्त किए जाएं, ये भी सिफारिश की गई है। तहरीक इंसाफ को शो कॉज नोटिस भी इस जिम्मे में जारी किया गया। अब फैसले में मजीद सामने आया है कि तहरीक इंसाफ के मजमूई तौर पर 16 बेनामी अकाउंट्स हैं। पीटीआई की ममनुआ फंडिंग का फैसला आर्टिकल 17 के जुमरे में आता है और कार्रवाई के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया है। इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया है। असद उमर ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, और वो भी मसनूई। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने पैसा इकट्ठा करने का अवामी एक सिस्टम बनाया, इनसे यानी अपोजिशन से और ताकतवर हलकों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये पीटीआई को सिंगल आउट किया जा रहा है। साथ ही साथ ऐलान किया कि अदालत से रुजू करने जा रही है पीटीआई। न सिर्फ जो आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई, बल्कि वो समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो पहले के अहकामात हैं, उनके जो फैसले हैं, उनकी भी खिलाफ वर्जी है, तो तौहीन अदालती कार्रवाई भी लगती है। इसके ऊपर ऑफ कोर्स हुकूमती रद्द अमल भी आया है। हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से हमने देखा कि मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं ने आज पूरा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मरीम नवाज का बयान, शहबाज शरीफ वजीर आजम का बयान बड़ा अहम। इसके ऊपर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत सवाबदीद नहीं है, फर्ज है। काबीना और हुकूमत इसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेगी और जल्द अज जल्द करेगी। आगे देखते हैं क्या होता है। साथ ही साथ बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इमरान खान अब सर्टिफाइड चोर डाकू साबित हो गए। इस तमाम तर मामले को हमने आज एनालाइज करना है और अपने तज्जियाकारों से ये पूछना है कि अब आगे क्या हो सकता है, सियासी तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी। सवाल हमारा यही कि इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुहेल वड़ायत साहब, रीमा उमर साहिबा स्काइप के थ्रू, और इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है इरशाद भट्टी साहब, और खुसूसी तौर पर हमने दावत दी है फखर दुरानी साहब को, जिन्होंने पीटीआई के अकाउंट से मुतल्लिक, इस पूरे केस से मुतल्लिक बड़ी छानबीन की है और बड़ी इनकी तहकीकात हैं, तो आज हम उनसे भी फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन रीमा, सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगी, कानूनी नुक्ते से आगाज़ करते हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इमरान खान नाअहल हो सकते हैं, चोर डाकू साबित हो गए हैं, तो क्या ये ख़तरा टल गया है या अभी भी बाकी है? क्या जो पार्टी के ऊपर बैन करने का या पार्टी की बंदिश का ख़तरा है वो टल गया है या वो भी अभी बाकी है, या फिर जैसे पीटीआई के रहनुमा कह रहे हैं कि कुछ नहीं, फैसला तो हमारे हक में आया है, पीटीआई की फतह हुई है? जी शुक्रिया लीना, बातें करती रहें, ये उनका हक है। उनके पास जो पैलेट फोरम्स मौजूद है वहां पे अलीना शुक्रिया। देखिए, सियासी जमातें हैं, सियासत उन्होंने करनी है, वो उनका हक है। जो अपील्स के फोरम्स मौजूद हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मसला ये है कि नजर आ रहा है कि वो कानून को अमल बयान क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, उसको देख लें। अब जो एप्लीकेबल कानून है वो है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर। उसमें जो आर्टिकल 6 है वो डिफाइन करता है कि ममनुआ फंडिंग क्या है, और वो वाज़े तौर पे कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन जो किसी फॉरेन गवर्नमेंट के थ्रू आए, किसी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी या फर्म या प्रोफेशनल बॉडी की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से आए, वो ममनुआ फंडिंग है और इलेक्शन कमीशन उसको कॉन्फिस्केट या जब्त कर सकता है। तो ये मामला तो मेरा ख्याल है क्लियर है, शो कॉज नोटिस मिल चुका है पीटीआई को। मेरा ख्याल है ये लाइकली है कि ये फंड्स जो हैं ये कॉन्फिस्केट हो जाए। अब दूसरा मामला आता है फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी का। उसमें अगर आप इसी पॉलिटिकल पार्टीज का जो ऑर्डर है उसका सेक्शन आर्टिकल 2 देखें, वो डिफाइन करता है फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी को, और वो कहता है फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी वो है जो रिसीव करती है किसी गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी एक और मुल्क की, गैर मुल्की, या अपने पोर्शन ऑफ फंड्स फ्रॉम फॉरेन नेशनल्स। सो ये फॉरेन नेशनल्स को भी बीच में ले आता है कि अगर आप पोर्शन ऑफ फंड्स भी फॉरेन नेशनल से रिसीव करते हैं तो आप एक फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी हैं। अब आगे मजीद पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर क्या कहता है कि अगर आप एक फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी हैं तो आप को डिसॉल्व किया जा सकता है, और उसका तरीकाकार वाजे है कि फेडरल गवर्नमेंट ये डिक्लेरेशन करती है और सुप्रीम कोर्ट के पास हतमी फैसला होता है
कि उन्होंने फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर करना है कि नहीं। सो ये हो गए आपके कॉन्फिस्केशन और पॉलिटिकल फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी के जो रिलेटेड कवानीन है। अब तीसरा है आर्टिकल 62(1)(f जो सादिक अमीन उसके ऊपर है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हनीफ अब्बासी साहब जब सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन की कि आप इमरान खान साहब को डिक्लेयर करें कि वो सादिक और अमीन नहीं है और लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई करें, क्योंकि उन्होंने जो सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं ये कहा है कि उनकी नजर में पीटीआई ने प्रोहिबिटेड फंडिंग रिसीव नहीं की, वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम वो फोरम नहीं है जो इस पे फैसला करेंगे, पहले आप ईसीपी जाएं। अगर इलेक्शन कमीशन कहती है कि प्रोहिबिटेड फंड्स पीटीआई को मिले हैं, फिर हम आगे फैसला कर सकें कि इमरान खान साहब सादिक और अमीन है कि नहीं। सो ये इशू सुप्रीम कोर्ट ने ओपन रखा और अब क्योंकि ईसीपी का फैसला आ गया है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास या किसी और हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं ये सवाल लेके कि क्या इमरान खान साहब सादिक। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ग्लिच ये है रीमा, आज सारा दिन मैंने मुख्तलिफ वकला को भी सुना जो कि दोनों साइड्स को एनालाइज कर रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी वो ये कहते हैं कि यहाँ पर नाअहली नहीं बनती है इमरान खान की, क्योंकि वो बयान हल्फी नहीं था, वो एक सर्टिफिकेट था और सर्टिफिकेट तो उन्होंने पार्टी की उस पर किया था, बयान हल्फी तो जाती उसका मालूमात का होता है, इसलिए जरा डिफरेंस करने की जरूरत है। क्या ये सही कह रहे हैं? नहीं लीला, मैं इससे एग्री नहीं करती। आप मुझे दिखा दीजिए 62(1)(f जो आइन का आर्टिकल है, उसमें कहाँ लिखा है कि बयान हल्फी होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है हनीफ अब्बासी साहब की, उसमें भी उन्होंने नहीं कहा कि क्योंकि ये सर्टिफिकेट है कि नहीं है तो इमरान खान साहब डिक्लेयर हो ही नहीं सकते। नाअहल भी हो सकते हैं जी खान साहब, और पार्टी डिसॉल्व होने का खदशा भी अभी बाकी है, क्योंकि आप कह रही हैं कि अगर फॉरेन नेशनल से हुई है तो उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह है कानून। जरा इसके ऊपर आगे जाके भी बात करते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए और दीगर पहलू नहीं। लेकिन भट्टी साहब आप क्या समझते हैं? रीमा ने बड़ी अच्छी तरह से इसको किया, अभी भी तलवार लटक रही है। मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब सब कह रहे हैं एक ही झटके में साबित हो गया, वो जो दूसरों को चोर कहते थे आज वो चोर, करप्ट, मनी लॉन्ड्रर, नाअहल सब हो गए। जी अल्लाह के फजल व करम से कह कौन रहा है कि इमरान खान चोर साबित हो गया? कह कौन रहा है कि इमरान खान डाकू साबित हो गया? कह कौन रहा है कि इमरान खान सर्टिफाइड चोर निकला? जो खुद सर्टिफाइड हैं अल्लाह के फजल व करम से, जिनको खुद अदालतों ने सर्टिफाइड किया हुआ है कि आपने 2 नंबरी की, चोरी की, डकैती मारी और आप चतर चलाकी की, अदालतों को बेवकूफ़ बनाया। आपकी जो तोता मैना की कहानियों पर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि आप चाहते हैं कि हम यकीन करें, वो कह रहे हैं। और 9 के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का चुकी अब तक हुकूमत खैर से। ये फॉरेन फंडेड कम पार्टी है, सुभान अल्लाह जी। इमरान खान गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहे हैं, कुर्बान जाऊं भाई। इसराइल की फंडिंग हुई है भाई, कहाँ है कि इसराइलियों से फंडिंग हुई है, और इमरान खान सर्टिफिकेट चोर और डाकू हैं। और तो और छोड़िए मैडम शेख, आला हजरत किबला शर्जील मेमन साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो जिनका जैतून का तेल जो था वो कमरे में बन गया था, कि उन्होंने भी कहा है कि इमरान खान झूठा है और चोर है। आप इस और हमारे टीवी चैनल्स ने, हमारे मीडिया ने उनको भी कवरेज दी है, वो पक्का मुंह करके वो भी इमरान खान को चोर चोर कह रहे थे। तो ये वही है कि जब पिंड में चोर आगे सम टाइम भागता था ना, पीछे लोग भागते थे, तो आगे से लोग आ जाते थे, तो वो चोर भी कहने लग जाता था चोर 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 चोर। वो समझते थे ये भी शायद चोर के पीछे भाग रहा है, वो उसके साथ वो आगे निकल जाते थे और वो बच जाता था। मुतंजन और शोला एक डिश होती है मैडम शेख, मुतंजन, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, हर कोई अपनी मर्जी की उसमें से चीज़ निकाल सकता है। ये ऐसा फैसला आया है। वैसे तो अल्लाह के फजल से पूरा मुल्क ही फॉरेन फंडिंग पे चल रहा है, पार्टियों को भी इजाज़त दे देनी चाहिए, लेकिन ये आप ममनुआ फंडिंग, फॉरेन फंडिंग, सर्टिफिकेट या हलफनामा और इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और अदालत, और लेकिन उनके साथ उनसे दिली ताज़ियत मैं भी करता हूँ असद उमर साहब के साथ, जिनकी खुशियाँ अधूरी रह गई। आप ठीक है, आप अभी भी मुबहिम है, लेकिन रीमा तो कह रही है ये कोई हल्फनामा, सर्टिफिकेट, कुछ भाम नहीं है इसमें, बड़ा सीधा सीधा है। बाकी आगे इलेक्शन कमीशन क्या कहते हैं ये तो अभी आगे पूछते हैं, लेकिन इसके मामले में तो वो कह रही है बड़ी क्लियर है, 2 चीजें तो चले।
ये एटलीस्ट खान साहब के ऊपर कार्रवाई अगर एज अ पार्टी हेड साहबा का ही राय है ना, और पार्टी को बैन करना, वकील एज ए रीमा साहबा की एज ए वकील राय है जिसका मैं एहतराम करता हूं। अभी केस जाएगा वफाकी हुकूमत, वफाकियों में सुप्रीम कोर्ट, तो फिर उधर से कोई पता चलेगा। मेरी भी एक राय है, मैं वकील नहीं हूं लेकिन मेरी भी राय है। और ये नायल, ये क्या उसको कहते हैं, जो उन लोगों की खुशियां और ख्वाहिशें अधूरी रहेगी जो आज फारग कर चुके थे इमरान खान को और पीटीआई को। थोड़ा सा करीबी अस्पताल में जाके चेकअप करवाएं। ये बड़ा दिलचस्प है, ये बड़ा दिलचस्प है। रीमा जरा जल्दी से ये बता दीजिएगा, क्योंकि आज फवाद चौधरी साहब ने भी यही कहा है। उन्होंने कहा है कि अभी इलेक्शन कमीशन ने हमें शोकॉज दी है, हम वापस इलेक्शन कमीशन जाएंगे और ये जो 16 बेनामी अकाउंट है इनको प्रूव कर देंगे कि क्या क्या है क्या नहीं है, तो कुछ नहीं होने वाला। अलीना, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई को डिसॉल्व कर देगी या इलेक्शन कमीशन इमरान खान साहब को डिक्लेयर कर देगी, वो सादिक अमीन नहीं है, वो गलत थे। उनकी एक्सपेक्टेशंस इलेक्शन कमीशन से गलत थी, क्योंकि उनकी ये जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। आपके इलेक्शन कमीशन बार बार कहा गया एक कोर्ट नहीं है। ठीक है, हाँ, आपको 62 इलेक्शन कमीशन से तवक्कुआत गलत है, क्योंकि ये आगे प्रोसीजर है। रीमा के मुताबिक अब इसके ऊपर विफाकी हुकूमत काम करेगी और फिर कोर्ट को भिजवाएगी और फिर आगे होगा। भट्टी साहब जल्दी से जुमला बोलिएगा जो भी है, मैंने फखर की तरफ भी जाने फिर। हाँ, मैं कहने मेरी दो तीन जुमले रह गए थे माजरत के साथ, क्योंकि आजकल आप जहाँ जी चाहता है काट लेती हैं। अच्छा, अब है यानी इस हुकूमत से मैं सिर्फ आखिर पे यही कहना चाहूँगा इस हुकूमत से कि वही मयार सेट करें, वही स्टैंडर्ड सेट करें जिस उस छाननी से आप भी गुजरेंगे। 3 साल हो गए आपके केस को, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, मौलाना, MQM, ऐसे ऐसे लतीफे आप आएंगे, क्योंकि पहले कोई स्ट्रक्चर नहीं था, इस तरह का ऑडिट नहीं था, इस तरह का काम नहीं था। ऐसे ऐसे लतीफे आएंगे कि आपको ये बड़ा मासूम और चुना मुना केस नजर आएगा तहरीक इंसाफ का। इसके ऊपर हम भट्टी साहब आगे जाके बात करते हैं। मैं जरा पहले पीटीआई को हम लोग डिस्कस कर लें, उसके बाद आगे जाके भी बात करते हैं कि क्या वाकई में ऐसा है कि सिर्फ किरदार बदल गए हैं लेकिन वही जो सियासत में खेल खेला जाता है, मैनिपुलेट होते हैं लोग। ये फॉरेन फंडिंग केस या ममनुआ फंडिंग केस भी वैसा ही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक जो डिटेल्स आई हैं, जरा पहले उनको एड्रेस करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे जी। उसके बाद जो क्लेम किया जा रहा है कि पीटीआई की तरफ से कि ऐसा कोई मामला नहीं है, अभी तहरीक इंसाफ शोकॉज नोटिस है, इलेक्शन कमीशन को जवाब दे देंगे। फखर साहब ने बड़ी छानबीन की है, इनके सारे रिकॉर्ड्स की गौर से देखा है। क्या वाकई में इतना इजी है? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कि आज के फैसले के बाद आगे क्या हो सकता है, मुमकिन तौर पर आगे क्या कार्रवाई हो सकती है पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ। फखर, ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हम बात कर रहे थे मुमकिनात के ऊपर, एक पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि अभी तो इलेक्शन कमीशन ने शो कॉज किया है, हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और ये जो डिस्क्रिपेंसीज हैं 16 अकाउंट्स वाली, ये क्लियर कर देंगे, हमारे पास वजाहत है। तो ये जितना आसानी से जवाब दे रहे हैं, मीडिया में दावे कर रहे हैं, ये इतना आसान होगा या फिर आप समझते हैं कि कोई कार्रवाई हो सकती है और क्या हो सकती है? बहुत शुक्रिया अलीना, पहले तो अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पीटीआई इसको बहुत लाइटली ले रही है। अगर आप इलेक्शन कमीशन का फैसला देखें और जितनी भी इस फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो फैक्ट्स हैं, जो स्टेट बैंक की तरफ से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उनको पढ़ें तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत सख्त और ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एक फ़ैसला है जिसको पीटीआई लाइटली नहीं ले सकती और ना ही आगे डिफेंड करने के लिए इनको बड़ी मुश्किलात का सामना होगा। अगर आप इनके जो फॉरेन अकाउंट्स के हवाले से भी देखें, जैसे रीमा साहिबा ने कहा कि इनमें 3 ऑप्शंस हैं जो इसके ऊपर अप्लाई हो सकते हैं और मैं इनसे एग्री करता हूं कि तीनों के हवाले से स्ट्रॉन्ग जो इनके फैक्ट्स हैं और डाटा है इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक, वो इनको सपोर्ट करेगा। अगर गवर्नमेंट भी फ्यूचर में जाके रेफरेंस फाइल करती है पीटीआई के खिलाफ। और जहाँ तक भट्टी साहब का मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा कि ये फैसला अगर आप ये दोनों को कंपेयर कर रहे हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से भी, तो आप इसके बैकग्राउंड में जाएं। ये जो पीटीआई की फॉरेन फंडिंग का केस है वो 2014 में उनकी ही पार्टी के एक मेंबर ने चैलेंज किया था इलेक्शन कमीशन में, जबकि जो दूसरी पार्टी है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के हवाले से फॉरेन फंडिंग का केस है वो 2017 में फाइल हुआ इलेक्शन कमीशन में, 3 साल बाद इस केस के तो उसके ऊपर भी इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन को नो डाउट इस पर काम करना चाहिए, उसी जल्दी तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि इस फैसले को भी 8 साल लग गए इस मुकम्मल होते हुए, लेकिन उसमें भी एक जो इलेक्शन कमीशन को काम ऐसा करना चाहिए जो नज़र आना चाहिए ताकि वो जो PTI का इस पर एतराज़ है वो भी दूर हो सके। और इसमें दूसरी बात जो मैं एक हाईलाइट करना चाहता था कि ये जो फॉरेन फंडिंग में इसमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हैं, जैसे कि एक इलेक्शन कमीशन के फैसले में नहीं है। रिसेंटली जब ये स्टेट बैंक ने अपना डाटा इशू किया था तो उसमें एक थे मुमताज़ मुस्लिम साहब जिन्होंने $24,000 कंट्रीब्यूट किया था पार्टी फंडिंग में। बाद में ये पता चला कि जो एक लग्जूरियस होटल था नथिया गली में वो इमरान खान साहब ने उनको ठेका दे दिया। तो ये एस्पेक्ट को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते कि इन पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आते हैं। कुछ डोनर्स जब आपको डोनेशंस देते हैं तो जब आप गवर्नमेंट में आते हैं उनसे फिर फेवर लेते हैं। इसी तरह का जब रोमिता शेट्टी का PTI का मैंने देखा है कि वो उसको ट्विस्ट कर रहे हैं कि वो एक पाकिस्तानी नजाद की वाइफ हैं। मैंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया और मैं उस फैमिली से कनेक्ट भी किया जब खबर कर रहा था। तो इस पे जब जैसे ही मैंने डिग आउट किया वो रोमिता शेट्टी साहिबा या जो नासिर अजीज़ साहब हैं वो सिर्फ अमेरिका में बिजनेस नहीं कर रहे बल्कि एक्टिवली उनकी कंपनीज काम कर रही है इंडिया के अंदर भी, और वो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। उनकी कंपनीज जो इंडिया में अभी भी काम कर रही हैं और वो एक्टिव डायरेक्टर हैं। तो एक बड़ी सीरियस बात है जब ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी, FIA को इन्वॉल्व करेंगे इस हवाले से। और तीसरा जब आप एक बात और मैं इसमें हाईलाइट करना चाह रहा था कि ये जो 13 अकाउंट्स हैं जो इन्होंने PTI ने डिसोन किया स्क्रूटनी कमेटी की हेयरिंग के दौरान, ये एक बहुत ही सीरियस जब आगे इन्वेस्टिगेशन होगी तो इसमें काफ़ी सीरियस चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि जब PTI ने इलेक्शन कमीशन के सामने तो इनको डिसोन कर दिया, लेकिन अगर आप इनका रिकॉर्ड चेक करें तो ये जितनी भी अकाउंट्स हैं ये पार्टी की टॉप लीडरशिप और पार्टी का जो सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड है उसकी अप्रूवल से बाकायदा रेजोल्यूशंस पास हुए हैं उनकी जी उस पे बाकायदा पार्टी के सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड के रेजोल्यूशन के थ्रू इनको अपॉइंट किया गया अकाउंट टाइटल होल्डर के तौर पर। क्योंकि आपने फर्दन आपने पूरी ये जो लिस्ट आई थी आपने फर्दन उसके ऊपर तहकीक भी की, आपने बात भी की और खुरा आपने मिलाया कि कहाँ से एग्जैक्टली आए हैं। बहुत से ना सिर्फ ये जो शेट्टी वाला अकाउंट है रुपीता शेट्टी इससे मुतालिक बल्कि दीगर में देख रही थी बहुत से अकाउंट्स हैं जिससे मुतालिक PTI बयानिया बना रही है कि ऐसे अकाउंट्स डाल दिए इनमें जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं। कुछ मिल्स का भी जिक्र है जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ही हैं, शायद वो वहां पर कोई एक रेजिडेंट होगा या कुछ होगा उसको मिला दिया है। तो क्या ये उनका बयानिया दुरुस्त है या स्टांस उनका दुरुस्त है? देखिए ये जो 34 इंडिविजुअल्स का जो फॉरेन नेशनल का इलेक्शन कमीशन में अपना वो फैसले में दिया है, जहाँ तक मैं जो मेरी बात हुई और उससे तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने नादरा के डाटा से भी इनका रिकॉर्ड चेक किया है। अब इसमें एक एस्पेक्ट ये होता है कि अगर आप ड्यूल नेशनल हैं, आपके पास पाकिस्तान की भी शहरियत है, उसके अलावा अमेरिका या UK जहाँ भी आप रह रहे हो वो भी शहरियत है, तो वो फिर एक पाकिस्तानी का आप उसको कॉन्टेक्स्ट में दे के वो एक पाकिस्तानी नेशनल ने उसमें डोनेशन दिया है। लेकिन अगर आप सरेंडर कर चुके हैं, कोई भी इंडिविजुअल है जो पाकिस्तानी नेशनलिटी सरेंडर कर चुका है, तो वो बेशक उनका कोई फैमिली पाकिस्तान में रह रही हो या उनका बैकग्राउंड वो पाकिस्तानी हो, लेकिन वो अब उनके पास सिर्फ अमेरिका की या UK की या किसी भी मुल्क में वो रह रहे हैं तो सिर्फ उनके ही शहरी कंसीडर किए जाएंगे। ये भी अब फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन होगी फेडरल गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर PTI के खिलाफ मसला ये है सोहेल साहब, वो भी जो फखर कह रहे हैं वो तफसीलात बिल्कुल दुरुस्त और अपनी जगह बिल्कुल सादिक, लेकिन अब मसला ये है कि PTI ये कहती है, खासकर पॉलिटिकल नैरेटिव एक ये बना रही है कि हमने तो एक मुनज़्ज़म शफाफ तरीके से आवाम से पैसा इकट्ठे करने के लिए फ्रेमवर्क बनाया, और जो हकीकत भी है हमने देखा है कि कभी इतनी बड़ी इस तरह से अवामी फंड रेजिंग हुई नहीं। वो कहते हैं कि इसको सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। इसमें इन लोगों ने जान किस तरह की डिस्क्रिपेंसीज ढूंढी है सिर्फ वजह यह कि हमें विक्टिमाइज करने के लिए। देखिए अलीना, पहली तो बात है कि फंड रेजिंग के लिए पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई सिस्टम नहीं है। ना कोई पार्टी लोग जो पार्टी वर्कर हैं ना वो फंड रेज करते हैं, ये डोनेशंस पे चलती है और डोनेशंस भी खुफिया तरीके से ली जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसका भी एक तरीक़ेकार वजह होना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर दिया गया है उसके मुताबिक तो पार्टियां चलाना मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि ये जो पार्टी फंडिंग है बैरून मुल्क से, इसके बारे में बड़ी सख्ती से पाकिस्तानी आइन में और पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में जो है
मना किया गया है। मेरा ख्याल है कि जो पार्टियां मोहतात हैं वो बच जाएंगी। तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में मोहतात नहीं थी, उसने गलतियां की और वो फंस गई। लेकिन कोई मोहतात है, भट्टी साहब कह रहे हैं कि बाकी सबके भी तो खुलने देना खाते, वो कहते कोई मोहतात नहीं है जी। लेकिन मेरा ख्याल है सबसे गैर मोहतात और सबसे ज्यादा फंड्स भी फॉरेन फंडिंग जो थी वो पीटीआई ने की, तो इसलिए वही पकड़ी गई है। दूसरी मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो नवाज शरीफ को नायल करार दिया गया था, किसी भी पॉपुलर लीडर को, उसको करोड़ों लोग वोट देते हैं, उसको नायल करार देना या उसकी पार्टी को बैन करना ये गलत है। इसी तरह इमरान खान की जो पार्टी है या इमरान खान खुद है, उनको नायल करार देना पाकिस्तान के लोगों की तौहीन होगी, पाकिस्तान के मैंडेट की तौहीन होगी। ये ठीक है कि इसको उनका जुर्माना किया जाए या इनको जो उसकी कोताहियां हैं उसको रोका जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्हें नाअहल करार देना या उनकी पार्टी को बैन करना ये सरासर गलत होगा। ये पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। मैडम शेख सर, वैसे एक जनरल सवाल बता दें, भट्टी साहब 1 मिनट में आ रही हूँ, बस एक चीज़ बता दें, क्या ये जो तहफ़्फ़ुज़ात उठा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, क्या इनमें जान है? वो कह रहे हैं कि सिंगल आउट किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और सिर्फ किरदार बदलें, ये वही सारी की सारी मैनिपुलेशन है जो सिविलियन हुकूमत के साथ होती है, उनको हटाने के लिए, उनको गिराने के लिए, उनको लगाने के लिए। देखिए, हमने देखा है कि ये हुआ है पहले भी, नवाज शरीफ के साथ पहले यही हुआ, यही 62, 63 इन्वॉल्व हुआ। इसी तरह उन्हें भी जो है नाअहल करार दिया गया। अब दूसरी जो पॉपुलर लीडरशिप है इमरान खान, उसके साथ भी अगर ये कोशिश की जाएगी तो ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है कि लोग इस पे उठ खड़े होंगे कि आप पाकिस्तान की सारी पॉपुलर लीडरशिप जो है उसको नाअहल करार देना चाहते हैं अदालतों के जरिए या इलेक्शन कमीशन के जरिए। मेरा ख्याल है ये गलत होगा। सर, इसके ऊपर बाकी तज्जियाकारों की जरा राय जानते हैं। रीमा भी कुछ कहना चाहती है, भट्टी साहब भी कुछ कह रहे हैं, फखर की ऑफ कोर्स हम इनपुट लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक ले, इसके सियासी रेप्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं, होंगे भी या नहीं होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात करें आज का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है ममनुआ फंडिंग केस के ऊपर, उस पर रीमा आप कहिएगा, ये जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, कितना वक्त लग सकता है जो सारी की सारी कार्रवाई है इसमें, क्योंकि इस तरह लग रहा है कि वफाकी हुकूमत का तो रुझान है कि नाअहली की तरफ भी जाएं, पाबंदी लगवाने की तरफ भी जाएं, जो अभी तक बयान सामने आ रहे हैं। होना चाहिए ये, क्या मुमकिन है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सियासी मैदान में कैसा साबित होगा अगर वफाकी हुकूमत ऐसा करती है तो? जी अलीना, जो मेरे जवाब का पहला हिस्सा था वो आपके बुनियादी सवाल पे था कि क्या हो सकता है, लीगल ऑप्शंस क्या हैं। अब मैं बात करना चाहती हूँ क्या हो सकता है उस पे नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए, और उसमें मेरी भी यही राय है कि अदालत को सियासी जमातों पे पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। और हनीफ अब्बासी साहब वाली जो जजमेंट थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चाहे लॉ में ये क्लियर ना हो, लेकिन अगर एक ऐसी पार्टी है जो मुल्क की सॉवरेंटी या इंटेग्रिटी के खिलाफ काम कर रही है, किसी फॉरेन गवर्नमेंट के कहने पे वो फॉरेन एडेड डिक्लेयर होकर डिसॉल्व हो सकती है, तो उन्होंने जो थ्रेशोल्ड है उसको हाई कर दिया। तो मेरा ख्याल है ये एक वीक डिक्लेरेशन होगी अगर हुकूमत भी बनाती भी है। दूसरी बात 62(1)(f) की आती है। देखिए, ऑन प्रिंसिपल मैं उससे एग्री नहीं करती, लेकिन ऐसा क्यों है कि हमारे प्रिंसिपल्स एक ही पार्टी के लिए होते हैं और दूसरी पार्टीज के लिए नहीं होते? ये तो सियासी मैदान को हम अनफेयर बना रहे हैं, ये अनइक्वल बना रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ जब पैनामा होता है तो उसको सब सपोर्ट करते हैं, इमरान खान साहब पे जब 62(1)(f) की बात आती है तो सबके प्रिंसिपल्स उन्हें याद आ जाते हैं। अगर हमने प्रिंसिपल्ड आर्ग्यूमेंट करनी है वो सबके लिए एक बराबर होनी चाहिए। सब पार्टीज मिलके बैठे 62(1)(f) को रिपील करें ताकि ये जो तलवार हर सियासतदान के ऊपर रहती है हमेशा, जो अब्यूज होती है, मिसयूज होती है, वो रहे ही ना। मैं इससे एग्री नहीं करती कि भट्टी साहब इससे बिल्कुल उल्टा कह रहे हैं ना।
नहीं कि हमारे पुराने फैसले गलत थे या हमने तब 62(1)F को फर्क इंटरप्रेट किया, अब हम फर्क करेंगे, ये दिखाएगा इम्तियाजी सलूक। इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे केस मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्योंकि 62(1)F ही एक अनडेमोक्रेटिक प्रोविजन है, पीटीआई मिल के बैठे सबके साथ और इसको खत्म कर दे आइन से, और सबके लिए एक बराबर असूल, सबके लिए एक तरह होने चाहिए, सिर्फ एक पार्टी उनकी हकदार नहीं है। नहीं तो फिर वो अगर 62(1)F खत्म होता है तो फिर नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब के ऊपर भी खत्म होगा। बिल्कुल, तो सारों के लिए बराबर होगा ना। लेकिन खान साहब तो मानते ही नहीं, उनकी तो पूरी सियासत पनामा के ऊपर खड़ी है। भट्टी साहब आप अग्री करते हैं? और खान साहब करेंगे ऐसा? सर गद्दारी नैरेटिव, वो गद्दार नहीं है, बाकी सब गद्दार हैं, और हमें उसूल सिर्फ उनके लिए याद आते हैं कि किसी को गद्दार ना कहे, जबकि उनका पूरा बयानिया ही जिस पे हम बात करते हैं वो ये है। अरे मेरे ज़हन में एक बड़े मजे का सवाल आ रहा है कि सबको मिला के क्या सकते हैं। भट्टी साहब को मैं पहले जानना चाहती हूँ वाकिफ इसके ऊपर। भट्टी साहब। मैडम शेख, मैं भूल गया था पहले कि वो आज हेलीकॉप्टर हादसे में अब पता चला है कि सब शहीद हो गए हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी फैमिलीज के लिए बहुत सारी दुआएं, दिली हमदर्दी इस मुश्किल घड़ी में। और बहुत दुख की बात है, जनरल सरफराज मेरे भाइयों जैसे थे, मेरा उनसे बहुत पुराना ताल्लुक़ था, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे सोल्जर थे और बहुत अच्छे दोस्त थे, बुरे वक्तों के अच्छे दोस्त थे। अल्लाह सबको, उन समेत सब की फैमिलीज़ को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सबको सब्र अता करे। दूसरी बात यह है मैडम शेख के कुछ जब से नवाज शरीफ साहब की वापसी की सीरियस बातें होने लगी हैं, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं टीवी प्रोग्रामों में बैठ के। ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं, लेकिन उसके साथ लिंक कर लेते हैं मेरे जो तजियाकार और बड़े बड़े मेरे साफ़ी के नवाज शरीफ साहब को पनामा में निकाला गया, उसके बाद ग्लेशियर दोनों आंखों से आंसुओं से रोए और ग्लेशियर ज्यादा पिघल गए। आजकल मौसम क्यों खराब है? जब भाई आप मौसम उस वक्त आपको याद नहीं आया जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था? मैं कहता हूं इमरान खान साहब को भी सजा दे। इमरान खान साहब को निकालने की बात हो रही है सर। मैडम शेख बात सुन लीजिएगा, मैडम शेख मेरी बात प्लीज कंप्लीट हो लेने दीजिए, 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए, फिर आपका सवाल। मैं उसी तरह सजा दे इमरान खान साहब को, उसी तरह तहरीके इंसाफ को सजा दें जिस तरह आप उसी कसौटी से निकाले जिससे नवाज शरीफ को निकाला। इनको निकालना चाहिए, ये हमारे बड़े हैं, हम इनको, हम एक कौम, एक लोग, क्या पॉपुलर लीडर जो होता है उसको वो आइन से बड़ा होता है? क्या पॉपुलर या 1.5 करोड़ वोट लेने वाले से पूछ अदालतें नहीं करनी चाहिए? कानून पास करें कि जो करोड़ से ज्यादा वोट लेता है उससे पूछ ही ना करो, वो जंगल का कानून है उसके लिए। आप कैसी बात करते हैं? लेकिन एक तरह की बात, पिछले राउंड में आपने 1.5 घंटा का है, नहीं पिछले राउंड में आपने 1.5 घंटा का है भट्टी साहब की कोई नहीं होनी चाहिए, फिर दूसरों को भी देखें, फिर ये करें कौन कह रहे कौन नहीं कह रहा। नहीं, ये तो आप अपने तजवीज़ नहीं, आपने समझी नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात कंप्लीट। मैं कह रहा हूँ, प्लीज बात कंप्लीट हो लेने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि इस केस में मुझे नहीं लगता, ये मेरी राय है कि पार्टी नायल हो जाएगी या इमरान खान नायल हो जाएंगे, पाबंदी लग जाएगी। लेकिन अगर वो आइन और कानून के मुताबिक बनता है तो करें, मैं इस हक में हूं। मैं नहीं कहता कि कोई अगर पॉपुलर है सर, बयाने हल्फी दिया बंदे ने लिख के कि ये जो सारी फंडिंग आई है, मुझे पता है, मैंने सारे अकाउंट्स देखे, वो नहीं हुआ फखर है साहब में डूबी पड़ी है पूरा बलोचिस्तान, उस पर रोएं। गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी में हम लुटे पड़े हैं, उस पर रोएं। फाइनेंशियल टाइम की एक स्टोरी इमरान के खिलाफ, दोनों साथ साथ चलते हैं ना, वो भी आई, हाउस ऑफ शरीफ को रिश्वत की, उस पर भी बात करें। सारों के लिए एक होना चाहिए, लेकिन ये ना बस करें, रोने बहुत हो गए। इतना तो नवाज शरीफ साहब अंदर दुखी नहीं जितने हम हो गए हैं। हाउस ऑफ शरीफ को रिश्वत की कौन सी वाली, वो आप अबराज की बात कर रहे हैं? अलीना अलेजेड है, मिस कोट तो ना करें भट्टी साहब। उन्होंने कहा देने की कोशिश की गई, कोई प्रूफ नहीं है कि उन्हें दिया। खैर अलीना, बात ये है और ये बहुत अहम बात है, नवाज शरीफ को पैनामा केस में क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया? इसलिए नहीं कि वो करप्ट है, इसलिए नहीं उन्होंने पैसे लूटे हैं, इसलिए कि उन्होंने अनरिसीवेबल्स जो हैं वो डिक्लेयर नहीं किए। उन्होंने जो पैसा रिसीव नहीं किया वो डिक्लेयर नहीं किया। अब इस पे लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। खुदा का खौफ करें। आप इस मुल्क में डाका डाल सकते हैं, मर्डर कर सकते हैं, उसकी ये सजा नहीं है। इस तरह की आपने सादिक अमीन जैसे सब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे लोगों को पूरी उम्र के लिए नाअहल कर दिया।
ना ये इमरान खान साहब पे होना चाहिए, ना ये किसी और लीडर पे होना चाहिए। जवाब देना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ही नहीं होना चाहिए। हाँ, देना चाहूंगा, मैं देना चाहूंगा। मैडम शेख, फैसला किस पे आया है? फैसला आया है अकामा पे। अकामा कितना बड़ा जुर्म है, इस पर कभी बहस कर लीजिए। और अकामा से आगे क्या करप्शन के रास्ते खुलते हैं, इस पर भी बहस कर लीजिए। मेरी बात सुनिए, मैंने बोला आपकी बात में, प्लीज ना बोलिए। अच्छा, मैं एक मेरी बात सुन ले मैडम शेख। लेकिन उन्होंने कौन सी मनी ट्रेल दी है? उनसे जो मांगा गया था, कौन से सबूतों के ट्राली ट्रैक्टर भर के ले आए हैं? उनकी तो जदादे ही मरियम नवाज के बकौल कोई नहीं, जाली कैलबरी फाउंड, कोई एक सवाल का जवाब दिया अदालत ने। फखर बैठ के सुन के हंस रहे हैं आपको। और फखर ने पनामा में बड़ा काम किया था। बस करें रोना रोना। फखर ने पनामा वाले पे भी बड़ा काम किया था। बस कर दे। इमरान खान की बात में नवाज शरीफ, गलेशियर की बात में भट्टी साहब आपका आ गया। भट्टी साहब आपका मौक़िफ़ आ गया। बस कर दे साहब, आप बस कर दें। उन नवाज शरीफ साहब को की मौका दें अपनी। भट्टी साहब यही तो आपको कह रहे हैं, बस कर दे। भट्टी साहब आगे आ जाए। अब तो बयान हल्फी और सर्टिफिकेट का मसला पड़ गया सर। भट्टी साहब बस कर दे, आप आ जाए। आज तो देखिए क्या हो रहा है। वेलकम इन माय पेज रीमा साहबा, वेलकम बैक। भट्टी साहब आपको भी यही कह रहे हैं, वेलकम टू 2022 भट्टी साहब। मुझे फखर ये बताएं, ये जो हम मवाजना कर रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? चिड़ियाघर क्या बाकी पार्टीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मवाजना किया जा सकता है फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग के ऊपर? फॉरेन फंडिंग के ऊपर बाकी पार्टीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मवाजना हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि ये जो मुतालबा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, ये जोर पकड़ जाए और जल्दी जल्दी इनका भी फैसला आ जाए और फिर सारे खटाई में पड़ जाए? बहुत शुक्रिया अलीना। एक तो पहले मैं ज़रा जो पिछले अपने सेगमेंट में सुहेल वड़ाई साहब ने बात की कि फंड रेजिंग के हवाले से जो पॉलिटिकल कल्चर है वो उसमें पीटीआई के हवाले से काफ़ी तो उस पर मैं सिर्फ एक दो पॉइंट आउट करना चाहता था चीज़ें। एक तो शफाफियत के हवाले से अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाएँ फॉरेन फंडिंग केस के, तो ये 2011 से गोया ये इलेक्शन कमीशन में 2014 में फ़ाइल हुआ, लेकिन ये अकबर एस बाबर साहब विद इन पार्टी रह के 2011 से स्ट्रगल कर रहे थे कि जो इसमें ट्रांसपेरेंसी लाएं, जो अकाउंट्स हैं पार्टी के, जो बाहर से फंडिंग आ रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करें। इस हवाले से उन्होंने इमरान खान साहब को काफ़ी ईमेल भी की, लेटर्स भी लिखे जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया और जो पॉइंट आउट किए कुछ लोग जो इसमें मिसअप्रोप्रिएशन कर रहे थे या अपने मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने एक दो चीज़ें पॉइंट आउट की कि 2011 में जब इमरान खान साहब यूएसए और कनाडा में फंड रेजिंग के लिए गए तो वहाँ पे उन्होंने प्लेज किया कि हम पीटीआई के हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने ऑफिसेस बनाना चाह रहे हैं। तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ थी उनसे ये उन्होंने फंड रेजिंग के लिए कि हमें आप डोनेशंस दें। उस टूर में अकबर एस बाबर साहब ने जो लेटर लिखा इमरान खान साहब को, उसमें उन्होंने कहा कि उस टूर में $1,35,000 इकट्ठे हुए और ये कहा गया उनसे कि हम वापस जाके ये पीटीआई के दफातर बनाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अकबर एस बाबर साहब उसी ईमेल में कहते हैं कि आप मुझे बताएं कि कहाँ पे जो पार्टी के दफातर किस डिस्ट्रिक्ट में बने हैं, वो पैसे कहाँ गए, वो फंड्स कहाँ गए। तो डोनर्स जो पैसे आपको दे रहा है आपको जवाबदेह होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करें। सिर्फ एक ये इंसिडेंट नहीं है, उसके अलावा दीगर भी इंसिडेंट उन्होंने अपने ईमेल्स में भी कहे। तो उनके जवाब में इमरान खान साहब सिर्फ ये कहते थे कि अकबर तुम बहुत ज़्यादा कड़वा सच बोलते हो, तुम सच बोलना छोड़ दो, खुद को पॉलिटिकल करो, अदरवाइज इससे पार्टी का भी नुकसान होगा और जो दूसरे पार्टी के स्टालवर्ड्स हैं वो तुम्हारे मुखालिफ हो जाएंगे और पार्टी में टिकने नहीं देंगे। अल्टीमेटली वही हुआ कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया और फिर ये फॉरेन फंडिंग केस। हाँ जी, ये सारी ईमेल्स मौजूद हैं और उस पर इमरान खान साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल भी दी कि कैसे तुम इतना ज़्यादा कड़वा सच ना बोला करो। उन्होंने एक इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में कहा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सख्त बोलते तो उनके साथ जो फॉलोअर्स थे वो उनकी तादाद कम होती, उतनी ना होती जो उस वक्त थी। इसलिए तुम भी सख्त ना बोला करो और
पॉलिटिकल तरीके से चीज़ों को मैनेज किया करो, डिप्लोमेटिक होकर चीज़ों को मैनेज किया करो। ये तो एक मैं बैकग्राउंड बता रहा था आपको जो फॉरेन फंडिंग केस का था। हाँ, लेकिन उसमें अगर आप कह रही हैं कि PMLN और पीपल्स पार्टी के हवाले से इसमें मेन पिटिशनर PTI है, क्या आप उनसे पूछें कि क्या PTI जो फारूक हबीब साहब थे, क्या उन्होंने उसके कोई एविडेंसेस वगैरह दिए दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से, कोई ऐसी चीजें दी जिससे इलेक्शन कमीशन इस केस को स्पीड आज तो मुतालबा किया ना फखर, असद उमर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो बाकी दोनों पार्टीज हैं अपनी वेबसाइट पे उनकी जारी करे तफसीलात ताकि आवाम को पता हो। देखें, इसमें जो मेन आप पिटिशनर होते हैं वो भी उसमें इम्पोर्टेंट होता है कि वो कितना इस नहीं, लेकिन मेरी फखर से एक सवाल है कि एक पार्टी का हो गया और अभी आगे उसको शोकाज नोटिस मिल गया, लेकिन आप क्या नहीं समझते एज ए डेमोक्रेट कि अब बाकी पार्टियों को भी उसी स्क्रूटनी से निकाला जाए? 5 साल तो हो गए हैं, क्या 3 साल बाद आप तवक्को करते हैं कि उनका भी 8 साल बाद होना चाहिए? अब करें सारों का और पता चले कहाँ से पैसा आया। देखें, जो मैं भट्टी साहब से इख्तलाफ करूंगा इस हवाले से, एक तो ये कि जो PTI के हवाले से फॉरेन फंडिंग का केस था उस पर PTI तो ये चाहती थी कि ये फैसला आए ही ना। उन्होंने मुख्तलिफ वकील तब्दील किए, मुख्तलिफ पटिशंस की इसको रोकने के हवाले से। PTI तो कभी भी नहीं चाहती थी कि वो भी इसी तरह उनका फैसला आ जाए जैसे नून लीग के हवाले से। तो वो कह रहे हैं कि जल्दी फैसला दें, लेकिन अपने हवाले से जब उनका पार्टी का था तो मुख्तलिफ हाई कोर्ट में जाके पिटीशन दायर करते थे कि अभी फैसला ना दें, इसमें हम मजीद चीजें एक्सप्लोर करें। पार्टी तावन कर रही है, कह रही है जल्दी जल्दी फैसला करो अगर तरीके इंसाफ रोक। देखें, जहां तक मैं जानता हूं कभी नून लीग या पीपल्स पार्टी ने पिटीशन दायर नहीं की कि ये फॉरेन फंडिंग केस को रोका जाए, ये इनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, या ये PTI क्योंकि उसके उसमें नहीं है कि वो। अच्छा, नून लीग और पीपल्स पार्टी तो दूसरी तरफ मुतहरिक है ना। आज तो पूरे दिन वो टीवी के सामने रहे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक के बाद एक करके, इकट्ठे भी नहीं आए सारे इत्तेहादी। सोहेल साहब, आपको शोकाज भट्टी साहब गिन भी रहे थे, सोहेल साहब का काम करो। 9 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भट्टी साहब गिन भी रहे थे, सोहेल साहब 9 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है। ये बताएं, मूड तो ऐसे लग रहा है इन लोगों का। सर सवाल पूछ ले रहे थे भट्टी साहब, सवाल पूछ रहे थे ना सोहेल साहब से। सर ये बताएं सोहेल साहब, मूड तो इनका इस तरह से लग रहा है कि ये कार्रवाई करेंगे और ये खान साहब के खिलाफ कोई सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ऑप्शंस पे हमने देख ही लिए। क्या आपको लगता है वैसे कि ये सियासी तौर पर माइनस इमरान खान हो सकता है, होगा, ये मुमकिन है? क्योंकि ये भी दावा किया जा रहा है कि आज के मौजूदा दौर में ये हो नहीं सकता। मेरा ख्याल है कि माइनस इमरान खान पाकिस्तान में कोई सियासत नहीं होगी और ये बड़ा गलत होगा। ये इससे बड़ा गैप पैदा हो जाएगा। आप पाकिस्तान की आधी आबादी जो है उसको आप अपने पसंदीदा लीडर को चुनने से और उसको प्राइम मिनिस्टर की गद्दी तक पहुंचाने जो सिक्के हक से रोक देंगे। मैं तो इसलिए कहता हूं कि नवाज शरीफ को भी गलत करार दिया गया है। वो भी इतनी सख्त जो जजमेंट है उसके अंदर तब्दीली करनी चाहिए और इमरान खान को भी जो है नाअहल करार नहीं देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जुर्माना जरूर करे, सुप्रीम कोर्ट जो है जो उनकी कोताहियां उनको ठीक करे और पॉलिटिकल पार्टीज की जो फंडिंग है इसके बारे में कोई कानून साजी होनी चाहिए। फिलहाल कोई तरीका नहीं है जो फंडिंग लेने का है, ना कोई वर्कर देता है। हमेशा बिजनेसमैनों से चोरी छुपे पैसे लिए जाते हैं या पार्टियां खुद जो है वो मैनेज करती हैं लोगों से। लीडर जो है वो दूसरे लोगों से जहाजों की टिकटें लेते हैं या ये करते हैं या उनके कोई ना कोई जो है उनके ट्रांसफार्मर होते हैं जो उनको खींच रहे होते हैं। तो ये सिस्टम ठीक नहीं है। दुनिया में अमेरिका का एक सिस्टम है, वहां पे भी फंडिंग का एक तरीका है, बरतानिया का एक सिस्टम है। आप उनमें से कोई सिस्टम ले लें, लेकिन उस सिस्टम को बनाएं जिससे पार्टियां जो है वो फंडिंग ले सकें और पार्टियों मैडम शेख। लेकिन एक भट्टी साहब एक बस मौका दीजिएगा, फिर मैं आपको आपके पास आती हूँ। ये जो सोहेल साहब ने बात की बड़ी मानी खेज है। रीमा, क्या ये हो सकता है कानूनी तौर पर कि ये सारे जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि मिल के बैठ जाएं और फिर खान साहब को, क्योंकि अगर इस खतरा है उनके ऊपर भी या तलवार लटक रही है उनके ऊपर भी नाअहल होने की, तो कुछ कानून साजी करके इस सारे के सारे रूल्स को चेंज कर दिया जाए, प्रोसीजर्स को चेंज कर दिया जाए और फिर कहाँ तक गुंजाइश है इसको करने की मैनिपुलेट?
अलीना, लीगली तो गुंजाइश है, पॉलिटिकली आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं कि गुंजाइश है कि नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, रिपीट करती हूँ कि उसूल एक शख्स के लिए फर्क नहीं हो सकते बाकी सबसे। ना अदालतें तफरीक कर सकती हैं इमरान खान साहब और दीगर सियासी लीडर्स में, और ना ही कानून एक तरह अप्लाई कर सकता है इमरान खान के ऊपर और मुख्तलिफ तरह से दूसरे सियासतदानों के ऊपर। तो अगर सुप्रीम कोर्ट जो है एक मुख्तलिफ फैसला देती है, और हमने देखा है माजी में कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कुछ जजेस ने कि हमने शायद बगैर सोचे पहले कुछ कह दिया हो, अब हमने उस पर नजरसानी की है और अब हमारा मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन है। इस केस में भी अगर वैसा होगा तो सवाल तो उठेंगे। मैं 62(1)(f के फेवर में नहीं हूं, लेकिन वो सबके लिए होना चाहिए। ये प्रोसीजर कितना लंबा हो सकता है? ये जो सारी के सारी हम बात कर रहे हैं, ये प्रोसीजर कितना लंबा हो सकता है रीवा? अब अलीना, ये तो किसी पिटिशनर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। ईसीपी की ये जो ऑर्डर है इसको बुनियाद बना के 62(1)(f का केस करना होगा, लेकिन उससे पहले ये कह रहे हैं ना, चैलेंज कर रहे हैं पीटीआई वाले, कह रहे हैं कि हम दोनों को चैलेंज करने लगे। नंबर 1 के जो इन लोगों ने आज ऑर्डर जारी किया है, बाकी पार्टीज को इंक्लूड नहीं किया, सिर्फ हमें सिंगल आउट किया, ये खिलाफ वर्जी तौहीन अदालत है। और दूसरा जो इसमें लूप होल्स है उसको भी चैलेंज करेंगे। अलीना, मतलब ये तो मजाक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो क्लियर हैं, वो ईसीपी को पाबंद नहीं करते कि वो सब पार्टीज का साथ फैसला सुनाएं। तो ये जो उनका एतराज है बिल्कुल गलत है। दूसरा, जो उनको कुछ उन्होंने जो इश्यूज इस ऑर्डर में उनके हैं वो बहुत छोटे माइन्यूट इश्यूज हैं, जो बुनियादी फाइंडिंग्स है ईसीपी की वो चैलेंज नहीं कर रहे। तो मेरा नहीं ख्याल आपको इंतजार करना है कि वो सारे अपने अपील्स खत्म करें फिर आप आगे जा सकते हैं। जो हुकूमत है या मजीद जो पिटिशनर्स हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, वो आगे लेके चल सकती हैं इस केस को। बात लेकिन वही है लीना, 62(1)(f एक सॉर्ड है पॉलिटिशियन के ऊपर जो हैंग करती है। आने वाले दिनों में आप सियासी असरात इस फैसले के क्या देख रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में होंगे, वो ऐसा बयानिया बना सकते हैं, या फिर आप समझ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा इस फैसले से सियासी तौर पर? देखिए मैडम शेख, पहली बात तो मैं बिल्कुल रीमा साहबा के साथ एग्री करता हूँ कि सारों के लिए, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, आसिफ अली जरदारी हो, मौलाना हो, सारों के लिए एक असूल, एक कानून, एक आइन होना चाहिए। लेकिन मैं इस बात से 100% एग्री नहीं करता कि अगर तो नवाज शरीफ साहब का ताहयात नाअहली खत्म कर दे। नहीं, क्यों खत्म करें? इमरान खान की है तो उनको नायल करें, नवाज शरीफ की क्यों खत्म करें? किस वजह से? नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के कहा है, सुन लीजिए एक बार तो सुनिए, नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के कहा है, या उनकी पार्टी ने कहा है वो आ रहे हैं, जमानत उनको राहदारी मिलनी चाहिए। इधर हमारे सारे दानिशवरों ने, अरे भाई नवाज शरीफ कब सबको तो वो पनामा याद आ गया, सारा आ गया, भाई क्यों? इनको हमने वोट दिए थे, इनको हमने इस वजह से वोट दिए थे कि आइन तोड़ें, पार्टी फंडिंग करें, सारा कुछ करें। ये हमारे जो है दानिशवर, ज्यादा पढ़े लिखे लोग, इनके दिल बड़े नरम होते हैं इलीट क्लास के लिए। हम गरीबों के लिए नहीं, सैलाब में डूब गया। सर आप भी हमारे इलीट तज्जियाकार दानिशवर हैं, कभी आज सुनी है? बताएं और ये इधर दूसरी तरफ जो है ना, आप ये अब देखें, फिर बोल रही है, फिर बोल रही है दरमियान में, फिर दरमियान में बोल रही है। वेलकम रीमा साहबा, वेलकम, मुझे खुशी हो रही है। भट्टी साहब सुन लेना, भट्टी साहब किसी और की बात भी सुन लिया करें, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। बात सुन लीजिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये लगे रहेंगे, ये इसी तरह लगे रहेंगे इलीट क्लास के लिए। उसने, मैं कहता हूँ सारों के लिए एक पैमाना, और पैमाना सख्त हो इनके लिए। ये ऊपर होते हैं, ये इखलाकी मयार मुकर्रर करते हैं, इनको ऊपर से हम अगर करेंगे, ये तलवार नहीं है 61(f)(2)। ये तलवार अगर गरीबों पे होती तो कोई भी ना बोलता, अमीरों पे है, इलीट पे, इसलिए सारे बोल रहे हैं। नाहल करें, अगली खेप को आने दें, वो अच्छा बिहेव करेंगे। अगलों को नाहल करें, अगली खेप आने दें, वो अच्छा बिहेव करेंगे। आप कहते हैं इमरान खान को नाहल कर दे, एक मिनट, आप कह रहे हैं इमरान खान को नाहल कर दे, आप कह रहे हैं इमरान खान नाहल हो सकता है, दूसरी सांस में कहते हैं नवाज शरीफ बच सकता है। कैसा मयार है? एक ही सांस। भट्टी साहब, अच्छा रुक जाए भट्टी साहब, आप सांस ले लें। भट्टी साहब आराम से आप सांस ले लें, और मुझे सिर्फ इतना बता दें, पानी भी पी लें साथ साथ सांस लेने के। भट्टी साहब आराम से, सुकून से, मुझे बस इतना बता दें कि आप समझते हैं, भट्टी साहब को पानी ला दें जी। और भट्टी साहब ये बता दें, आप कह रहे हैं आज कि इमरान खान साहब पे अगर बनता है ताहयात नाअहली तो उनके ऊपर लगा दें और पार्टी में से किसी और को लाने दें, माइनस इमरान पे आप समझते हैं ठीक है, अगर सही बन जाए तो लगा दें?
बिल्कुल 101% अगर इमरान खान साहब के खिलाफ ये केस भट्टी साहब, पीटीआई की माइनस इमरान क्या हैसियत होगी? कुछ भी ना हो, मेरा क्या बनता है पीटीआई का? मेरा तो बनता है कि करें इनको यार, कुछ सीखे, कोई आगे बढ़े। हम इन्हीं 4-5 शख्सियात के गिर्द घूमी जा रहे हैं। सर, तो आने वाले दिनों में क्या? और बस करें शख्सियात के, बुत परस्ती बंद करें, आगे आ सोहेल साहब कह रहे हैं ना, आगे आ जाएंगे। कोई ये बड़ा गलत मूव होगा। हमारे पास प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया है, कल भी इसको डिस्कस करेंगे। आने वाले दिनों में भी इतना वाइड स्कोप है इस डिसीजन का कि ऑब्वियसली इसको डिस्कस करते रहेंगे हम मुख्तलिफ पहलुओं से। अभी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।